यस सर। तो देख लो ये कैसे काम में आता है फिक्शियस पार्टीशन। तो सबसे पहले हमारे पास है, मान लो एक इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n। यहाँ पे ये n एक इंटीजर है, इसमें हमें क्या चाहिए, इसके इसमें पहला पॉइंट ऐसा लिख लो, इसके पहले नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, किसके, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n के, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो कैसे निकालते वो देख लो, लिख लिया ये वाला, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस। तो सबसे पहला सॉल्यूशन देखो, नॉन नेगेटिव मतलब कैसे, जो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, मतलब या तो वो जीरो होना चाहिए या पॉजिटिव। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन ये आ सकता है कि ये जीरो और ये n। यस सर। फिर उसके बाद ये अगर 1 हो रहा है तो ये n-1। ये अगर 2 हो रहा है तो ये n-2। ऐसे ही अगर ये n हो रहा है तो ये। जीरो। तो ये बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, n+1। n+1। ये तो हो गया काउंटिंग करके निकालना, हमने काउंट किए वो 0n 1n-1 2n-2 और n0। तो ये काउंट करके हमने बता दिया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं, n+1 आते। अब फिक्शियस पार्टीशन की हेल्प हम कैसे लेंगे वो देख लो। हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रीड करते हैं, कैसे, हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, रीड कैसे कर रहे हैं देखो, हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और इसको हमें इन दो लोगों में बांटना है, x1 x2 में। क्लियर, हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और हमें इन दोनों में बांटना है, x1 x2 में। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को मान लो हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और उसमें क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं पार्टीशन करने के लिए, एक लाइन ले ली हमने। तो देख लो इस पार्टीशन में क्या होगा, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आएंगे वो x1 के पास जा रहे होंगे, एंड इस लाइन के राइट हैंड साइड में जितने भी आ रहे होंगे वो x2 के पास जा रहे होंगे। ठीक है, अब वो लाइन कहीं पे भी हो सकती है बीच में, ठीक है। फिक्शियस पार्टीशन देख लो, एक फिक्शियस पार्टीशन है ये, हमने इसको रीड किया, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से दो लोगों में बांटना है। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ये रहे, अब दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है तो एक लाइन हमें चाहिए होगी। इधर वाला पार्ट हमेशा किसके पास जाएगा, x1 के पास, एंड इधर वाला पार्ट जाएगा x2 के पास। ठीक है, अब वो जो लाइन L है यहाँ पे आ सकती है क्या, ये लाइन बोलो, यस। आ सकती है। तो इसमें क्या हो सर। जाएगा, मान लो ये लाइन हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे आ सकती है क्या, यहाँ पे यस। आ नो सकती है ना? सर, आ सकते तो लेफ्ट हैंड आ साइड में कुछ है क्या, नहीं, यस। मतलब x1 के पास कितने जाएंगे, 0, और Zero. उसके राइट हैंड साइड में सारे n है, मतलब वो सारे के सारे किसके पास, x2 के पास। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब लाइन को हमने यहाँ पे लिया तो x1 के पास कितने जाएंगे, 1 और x2 के पास, n-1। यहाँ पे ले लिया तो 2 और n-2। n-2। मतलब एक तरीके से यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स की एंड इस लाइन की आपस में अरेंजमेंट हो रही है, ऐसा दिख रहा है क्या, यस यस सर, दिख रहा है ना, ये n ऑब्जेक्ट्स और ये लाइन, इनके आपस में अरेंजमेंट हो रही है, और जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे उतने हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर, यस सर। मतलब लाइन यहाँ पे लाई कर रही तो एक सॉल्यूशन, यहाँ पे लाई कर रही तो दूसरा,
यहाँ पे लाई कर रही तो तीसरा सॉल्यूशन, ऐसे करते हुए मतलब इनके आपस में अरेंजमेंट। अब यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट है बताओ? N. n+1। लाइन को भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. N+1. n+1 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल N आ जाएगा। factorial. Yes, sir. तो देख लो यहाँ से भी हमें आंसर कितना मिलेगा? n+1 मिलेगा। क्लियर? N+1. तो समझ में आया इसको क्यों फिक्शियस पार्टीशन कहते हैं? एक इमेजिनरी पार्टीशन हमने Yes. कंसीडर किया जिसकी हेल्प से हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n+1c1 कर सकते हैं क्या बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो इसको। पहला पॉइंट क्लियर है ये? Sir, Yes, उसको sir. read कैसे करते हैं? हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बोलो। Sir, उसको read कैसे करते n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हमें दो लोगों में बांटना है, इस तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, हैं? Yes. हो गया ये? Yes. Yes, sir. अब इसमें दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ number of non-negative integral solutions of हाँ, इसमें रेस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं ना, तो रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बाद में देख लेंगे उसको कैसे डील करेंगे, अभी तो इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। Sir, n+1 into n+2. नहीं रे, N+2. सोच समझ के। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को? 3. 3. तीन Three. part. तो कितनी Three. लाइंस की जरूरत पड़ेगी? 2. 2. दो 2. दो लाइंस की N जरूरत plus 2. पड़ेगी। +2. तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने आ जाएंगे? N+2. N+2. n+2। तो बताओ ना वहां से क्या आएगा वो? N+2. n+1 into N+1 into n+2 upon 2. अपॉन 2, ये आंसर है। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन सब आइडेंटिकल काउंट होगी, जैसे n ऑब्जेक्ट जो सर्कल से वो आइडेंटिकल है, तो लाइंस भी आइडेंटिकल काउंट होगी अगर दो या दो से ज्यादा आ रही है तो। ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो देखो कितने लाइंस की जरूरत पड़ रही है हमें? 2। मतलब इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला किसके पास जाएगा? x1 के पास। इन दोनों के बीच का x2 के पास, एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला x1 के पास, इन दोनों के बीच वाला x2 के पास, एंड इसके राइट हैंड साइड वाला x3 के पास जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देख लो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए अब यहाँ पे? n+2। N+2. N+2. तो उनकी आपस में अरेंजमेंट वो हमें क्या दे देगी? इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इसमें अब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और दो लाइंस आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये उसका आंसर रहेगा। ये बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? n+2c2। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ, तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ n+3c3. ये
x1 plus x2 plus x3 up to x4 is equal to n, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। और ये बताओ डीपीपी अपनी कितनी डिस्कस हुई है? 12 12 तक। रहमान सर का लेक्चर कब है? कल है या परसों है? परसों। कल के बाद कल हाँ परसों। तो तुम लोग क्या कर लेना, दो डीपीपी सॉल्व कर लेना, डीपीपी नंबर 13 एंड 14। यस ठीक है, सर। क्योंकि अर्ली बैच में बी मॉड्यूल खत्म हो चुका है, तुम्हारे बैच में भी होना चाहिए। ठीक है, कल ही सर लेक्चर। हाँ तो हाँ, एक डीपीपी कल एक डीपीपी कंप्लीट कर लेना, अगले लेक्चर के लिए अगली डीपीपी। ठीक है, यस यस सर। सर। यस सर। एक तो की जा Yes, सकती है ना, 13 नंबर की कल डिस्कस होगी, 14 वाली उसके अगले लेक्चर में। यस सर। ओके सर। अभी इसका बताओ आंसर क्या आएगा? plus 3c3 प्लस 3 n plus 3 हाँ वही C3. प्लस 3c3। अब यहाँ पे कितने लाइंस की जरूरत पड़ेगी? 3 3 लाइंस की जरूरत तीन, पड़ेगी। तीन। मतलब इस लाइन के राइट हैंड साइड वाले x1 के पास, इन दोनों के बीच के x2 के पास, इन दोनों के x3 के पास, एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी इसके राइट हैंड साइड वाले x4 के पास, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड वाले। ठीक है, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने? n+3। इनके आपस में अरेंजमेंट, जिसमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है एक टाइप के, 3 आइडेंटिकल है दूसरे टाइप के, तो इसको हम n+3 c3 लिख सकते हैं। yes sir तो एक पैटर्न दिख रहा है क्या तुम लोगों को? तीनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो। yes पहले में n+1 c1, दूसरे में n+2 c2, तीसरे में n+3 c3। ऐसे ही अगर हम इसके लिए जनरलाइज करके लिखना चाहेंगे, यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट, अप टू xk इज इक्वल टू n, क्या आंसर आएगा बताओ? n plus k ck अरे n plus k ck n plus k minus 1 ck minus 1। अच्छे से ऑब्जर्व करो उन तीनों पॉइंट्स को। जब दो थे, दो में बांटना था तो क्या आ रहा था? n+1 तीन में बांटना था तो क्या आ रहा था? n+2 थ्री में बांटना था, ये आ गया। एन 4 में बांटना था तो n+3 4 में बांटने का ये आंसर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, ये 3 में बांटने का था, लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। और ये 2 में बांटने का है। यस तो वैसे ही यहाँ पे अब n ऑब्जेक्ट्स को हमें कितनों में बांटना है? k में बांटना है ना। यस सर। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को k में बांटना है, तो वो हमें क्या दे देगा? इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? n plus k minus 1 plus k minus 1 c k minus 1 इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके आ जाएंगे। ये वाला रिजल्ट हमने और कहाँ पे देखा था बताओ? हाँ, मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। मतलब ये वाला था ना मल्टीनोमियल में कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk की पावर में n, तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे, तो इसके लिए ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया था। क्योंकि देख लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, इसको भी वैसे ही रीड कर रहे थे, n ऑब्जेक्ट्स है, उनको कितनों में बांटना है? k में बांटना है। और ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, k में बांटना है, तो ये रहा रिजल्ट। ठीक है, यस सर। ये उसका प्रूफ है। अब और यहाँ पे एक दो चीजें और ध्यान रखना, हमें n ऑब्जेक्ट्स को, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को k में बांटना था, तो ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये रिजल्ट एक पर्टिकुलर केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताओ x1 के पास, इस केस में कब? जब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते हैं तभी। मतलब x1 0 हो सकता है क्या? yes sir यस x1 n हो सकता है क्या? यस yes sir
हो सकता है। Yes, मतलब sir. इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कैसे होने चाहिए, 0 से लेके n तक के, ठीक है। फिर उसके बाद x2 यहाँ पे 0 हो सकता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, ठीक है। sir. और ये Yes, ऐसे sir. ही xn क्या होना चाहिए, 0 से लेके Yes. n। XK. हाँ x के अगर इसमें लोअर लिमिट 0 नहीं होती है, कुछ 1 2 3 होती है, तब फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। फिर उस केस में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ने सकते हैं, उसके बाद हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला गया इस इक्वेशन का, तब जाके ये फॉर्मूला। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, 0 भी हो सकता है, ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 से लेके n तक, x1 के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, x2 के ऊपर ये, xk के ऊपर भी सेम, तब जाके ये फॉर्मूला। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार देख लो ये, इसको तुम मल्टीनोमियल से भी कर सकते थे। मल्टीनोमियल से कैसे करते हैं, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट से बांटने के लिए, N factor. n Yes. n ऑब्जेक्ट से, N. कितने लोगों में बांटना है, K. K object. ठीक है। मल्टीनोमियल से भी तुम इसको कर सकते थे, कैसे करते हैं, ये हटा दो ना ये नीचे वाला, ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, ये रेस्ट्रिक्शन की लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला। मल्टीनोमियल से कैसे, हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और हमें इन k में बांटना है, तो n ऑब्जेक्ट्स को बांटना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n ढूंढना है हमें किसमें। अब x1 के पास क्या क्या आ सकता है, 0, उसके पास 1 आ सकता है, उसके पास 2 आ सकता है, ऐसे उसके पास n ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। ऐसे ही सेम x2 के लिए होगा, x3 के लिए होगा, एंड xk के लिए होगा। तो उसकी पावर में कितना आ जाएगा, ये k, क्योंकि ऐसा k बार रिपीट हो रहा है ना। अब इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए, तो इस तरीके से भी तुम इसको लिख लो। और कैसे कर सकते थे इसको, कैसे, मल्टीनोमियल से n ऑब्जेक्ट्स को बांटना है इनमें, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n ढूंढेंगे इसमें, और जो भी आंसर आएगा उसी की तरह आ जाएगा, मतलब किसमें किसके साथ मैच हो जाएगा, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1 के साथ, ठीक है। लिखो इसको जल्दी, मतलब इसके जस्ट नीचे लिख लेना है, फोर्थ वाले का ये आंसर हमें इसकी हेल्प से मिलेगा, एक तो वो फिक्टिशियस पार्टीशन से या तो इससे। तो दोनों चीजें दिमाग में होनी चाहिए, इन क्वेश्चंस को हम मल्टीनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो जल्दी, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। लिखो क्वेश्चन, ठीक है। या तो चलो 20 कर लो, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये आंसर क्वेश्चन है, दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. बताओ अब आंसर। Sir, first का 1771 है। वो सी के टर्म्स में बताओ डायरेक्टली। 23C. 23C3। 23C3, ठीक है, सही है। दूसरे का आप सोचो थोड़ा, दूसरा सोचना है। C3 -1। दूसरे का क्या कह रहे हो? 23C3 -1। नहीं, पोस्ट का है सर ये। दूसरे का बताओ जल्दी, सोचो थोड़ा सा। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब क्या ये x1 x2 x3 x4 0 हो सकते हैं क्या? नो No, सर। sir. No, sir. Accordingly changes करने C3 पड़ेंगे। -4 -4। नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो, ऐसा नहीं। C3। नहीं बेटा, गलत है। हमें लोअर लिमिट 0 चाहिए। वो पहले वाले में तो आ रही थी, दूसरे में नहीं है, तो उसको बनाना पड़ेगा 0। पहला आ गया ना सभी लोगों का? यस सर। यस सर। यस कुछ सर। करना नहीं था, सीधा Yes, sir. वैल्यू पुट करनी थी। तो पहला देख लो, पहले में सीधा वैल्यू पुट करनी है। क्या? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका मतलब x1 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? 0 से लेके 20। 20. सेम x2 में भी, सेम x3 के लिए भी, एंड सेम x4 के लिए भी। ठीक है, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 20 + 4। हो गया, क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट? Yes, sir. बोलो। No, No, sir. sir. लिख लो जल्दी। ठीक है, अब दूसरा, ये तो हो गया होगा सभी लोगों का। दूसरा देख लो कैसे डील करेंगे।
ये हटा देता हूँ, सारे पार्ट्स लिख लिया ना तुम लोगों ने क्वेश्चन में। यस सर। Yes, sir. अब दूसरे में लोअर लिमिट क्या है बताओ? 1 वन। ठीक है, अपर लिमिट को रहने दो, अभी अपर लिमिट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसे दिए नहीं है। फिर उसके बाद x2 भी क्या है? 1 1 greater than equal x3 भी, to x4 x4 भी। अब हमें इसको जीरो करना होगा किसी भी तरीके से, कैसे करें? -1 on both 1 को इधर लेके आ जाएंगे, -1 ऐड कर देंगे। 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। ये आ जाएगा। yes sir फिर उसके Yes, sir. बाद Yes, sir. मतलब ये इस तरीके से आएगा x1 माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 x4 minus x4 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या ले लेंगे? t1। इसकी जगह पे ले लेंगे t2। इसकी जगह पे ले लेंगे t3 एंड इसकी जगह पे क्या ले लेंगे? T4 t4। तो ये देख लो, इसकी जगह पे t1 ले लिया तो t1 आ रहा है क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? Yes, sir. Yes, sir. t2 यहाँ पे Yes, sir. एंड यहाँ पे t4। तो ये सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहे हैं। इसका मतलब t1 t2 t3 t4 की कैसी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं? नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, yes sir अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को भी t1 t2 t3 t4 के टर्म्स में लाना होगा। कैसे लाएंगे? हमने x1 माइनस 1 की जगह पे t1 लिया तो x1 कितना आएगा बताओ? T1 plus 1 t1 plus 1 t1 प्लस 1 आएगा। हमने x2 माइनस 1 की जगह पे t2 लिया तो x2 कितना आएगा? T2 T2 plus 1 plus T2 plus 1 x3 आएगा, t3 प्लस T3 1, x4 आएगा, T3 t4 plus प्लस 1 1। ठीक है, plus अब ये इक्वेशन देख लो क्या बन जाएगा? t1 प्लस 1। अब ये जो 4 आ रहे हैं वो उधर चला जाके माइनस हो जाएगा, 1 1 1। अब यहाँ पे t1 क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, t2 भी, t3 भी एंड t4 भी। मतलब इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन चाहिए? non-integral. non-negative. non negative नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो अब इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 16 प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1 दैट इज 19c3। 19 cc. क्लियर है कैसे करेंगे? yes sir yes हम Yes, वो sir. फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब इक्वेशन के हमें कैसे सॉल्यूशन पूछे गए हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल Non-negative. सॉल्यूशंस पूछे गए हैं तब। पहले वाले में नॉन नेगेटिव ही था तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया, लेकिन सेकंड में हमें पॉजिटिव इंटीग्रल पूछा गया है तो डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो पहले हमने देख लिया क्या क्या करना पड़ सकता है। लोअर लिमिट को 0 करना है तो कैसे करेंगे? 1 को इधर लेके आ जाएंगे। अब ये 0 बन गया तो इसकी जगह पे हम t1 t2 t3 t4 ले लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को भी t1 t2 t3 t4 के टर्म्स में लाएंगे। आ गया। अब ये चारों कॉस 0 या 0 से बड़े हैं, इसका मतलब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। अब इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो ये रिजल्ट है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, पहले अपर लिमिट क्यों नहीं लिया? अपर लिमिट जनरली कंसीडर नहीं करी जाती है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस में अपर लिमिट कंसीडर करनी है जब बोला जाएगा एट मोस्ट। ठीक है,
एटमोस्ट इतना हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, उस केस में अपर लिमिट को हम लोग कंसीडर करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, बस इतना था 1 से बड़ा होना चाहिए चारों, तो उसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, यस वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जो भी अपर लिमिट आ रही होगी ये अपने आप 0 से लेकर 16 तक जाएगा, ये भी 0 से 16, 0 से 16। तो लिख लो इसको। अगले वाले का बताओ अब, जब इसमें 13C3 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला गया है, जैसे यहाँ पे T1 कौन सी वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3 अप टू 16। ठीक है, 0 से लेकर 16 के बीच की सारी वैल्यूज वो ले सकता है। ठीक, ऐसे ही T2, T3, T4। लेकिन जो हम थर्ड वाला लिखेंगे, थर्ड वाला, तो क्या उसमें बताओ x1 1 हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. No, हो sir. सकता है नो क्या? सर। No. तो क्या करें फिर? सर 13C3 है हाँ, आंसर। सही है, 13C3। कैसे किया बताओ? सर तुक्का मारा है सर। यार तुक्का मारा है रे। ये हो गया। 10 बार ऑड हो सकता है, तो फिर 10 माइनस कर दे 23C3 से। सर सर 1 लास्ट वाले में भी ऐसा ही हुआ था, 4 यहाँ पर 0 हो सकता, तो फिर 4 माइनस हुए तो 23 से 4 माइनस हुए 19। चलो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब ये सारे के सारे हमें कैसे चाहिए, E1। अब E1 चाहिए मतलब इनकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 into T1। Yes. अब ये बताओ यहाँ पे T1 0 हो सकता है क्या? T1 यस यस सर। सर। Yes, T1 sir. 1 हो सकता है क्या? Yes, sir. T1 नो सर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, T1 sir. के around Yes, चल sir. रहा है। हो नो सकता सर। Yes, T1 sir. हो हो सकता सकता है है। ना? Yes, sir. Correct. Yes, sir, हो T1 सकता जब 1 होगा तो ये अपने आप हमें E1 मिल जाएगा। T2 2 हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. ऐसे ही sir. मतलब हम T1 की कोई भी पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे बोला तो इसकी कोई भी नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले पा रहे थे, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस ऐड हो जाएंगे, रॉन्ग सॉल्यूशंस जो हमें नहीं चाहिए। इसके वजह से हमने क्या किया, इनको इनसे रिप्लेस किया। तो देख लो अब T1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो तो X1 आएगा ही, by वो तो आएगा ही, क्योंकि हाँ x1 कैसा है, नॉन नेगेटिव इवन नंबर है। तो T1 0 या 0 से बड़ा, ऐसे ही T2, T3 एंड T4। तो इनकी जगह पे पुट कर देंगे। तो T1 प्लस अब इसमें T1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 10 हो सकता है। 2 into T1 इसलिए लिया बेटा क्योंकि x1 इवन है। ठीक है, तो इवन है तो हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, जैसे कोई इवन नंबर लेते तो तुम कैसे लेते हो, 2n। ऑड लेते तो कैसा लेते हो, 2n plus 1। उसी तरीके से यहाँ पे 2T1, 2T2, 2T3, 2T4 ले लिया। ठीक, अब इनकी जगह पे पुट करते हैं तो ये इक्वेशन मिला। अब इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि इसके सिर्फ इवन इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए या ऑड, ऐसा रेस्ट्रिक्शन है क्या अब यहाँ पे, इवन या ऑड No, वाला sir. इसमें? ये जो T1, T2, No. T3 में जो आया है उसमें No. नहीं है। नो सर। नहीं है क्योंकि अगर T1 हमने 1 लिया तो जो x1 हमें इवन चाहिए था वो आने वाला है अपने आप। ठीक है, तो इसके हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन ऑड वाला। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आगे हाँ, मल्टीनोमियल से कर सकते हो ना इन सारे क्वेश्चंस को, मल्टीनोमियल से बिल्कुल किया जा सकता है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को भी। लेकिन मल्टीनोमियल में थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, वो देख रहे थे कल हम।
तो फिक्टिशियस से अगर थोड़ा सा उसको ढंग से लगाएंगे रेस्ट्रिक्शंस को कंसीडर करते हुए, तो बहुत इजीली हमें आंसर मिल जाता है। तो ध्यान रखना, अब एक और चीज हमें पता चली, वो n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन वाला फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब उस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये इवन ऑड वाला कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तब अगर होता है तो फिर हमें इस तरीके से पहले उसको विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा एंड देन अप्लाई करना होगा। ठीक है, Yes. चलो सर ऑड और वाले का है सर 11C3 23C3 11C3 minus 13C minus 13 13C3 23C3 minus 11C3 13C3 हाँ ठीक है, वो तो पता ही चल रहा है ना। टोटल में से अगर हमने इवन वाला माइनस कर दिया तो बचता कौन सा है, ऑड वाला ऑड वाला। odd वाला वाला ठीक है, वैसे करो वरना बाय मेथड जाओ इस तरीके से। हाँ सही है ओम, 11C3 क्लियर है ना। कब लगा सकते हैं अब वो फॉर्मूला, यस सर कब लगा सकते हैं बताओ, यश बताओ। सर जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तभी लगा सकते हैं, जब अरे नॉन तो कैसे नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए विदाउट एनी यस रेस्ट्रिक्शन। सर ठीक है, रिस्ट्रिक्शन तब यस सर तो हटा दो इसको। Yes, sir. मल्टीनोमियल से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो लेंदी है, इसके वजह से ये फिक्टिशियस पार्टीशन आया है। देख लो इसमें अब x1 x2 x3 x4 कैसे है, ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए हमें इसके। तो x1 की जगह पे क्या लेंगे बताओ, 2t1 plus 1. 2t T1 T plus plus 1 1. 2t1 plus 1 x2 की जगह पे 2T2 plus 1 2t2 plus 2t2 1 plus 1. x3 की जगह पे आ जाएगा 2t3 plus 1 एंड x4 की जगह पे आ जाएगा 2t4 2t4 प्लस plus 1। 1. अब वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे बताओ t1 0 हो सकता है क्या, यस Yes. सर sir हो सकता है। t1 को 0 ले लिया तो ये 1 आ जाएगा, t1 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, मतलब सारी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू वो ले सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो ये देख लो, ये 1 1 1 उधर जाके उसको क्या बना देगा 16 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये t1 प्लस t2 कितना आ जाएगा 8। अब इसमें इसके हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 8 प्लस 4 11C3। क्लियर, yes sir लिख लो इसको। इन 4 पार्ट्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, एक बार देख लो इनको, वो फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, वो लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या सोचा यहाँ पे। कौन कौन गायब है आज,
वो आयुष वगैरह अभी सही नहीं हुए क्या? हाँ आर्यन, सर पता नहीं आयुष का थोड़ा बीमारी वो थ्रोट इन्फेक्शन अच्छा अच्छा। हेयर हम आनंद? एडमिट है। हाँ हेयर हम एडमिट। अच्छा, हाँ वो उस दिन ही बोल रहा था वो हॉस्पिटलाइज होने वाला है। स्वानंद आए नहीं। हाँ स्वानंद है ना? अच्छा, है क्या स्वानंद? यस सर। तो तुम्हें तो कुछ नहीं है ना? नहीं सर, अभी बस सर्दी और थोड़ा ये थ्रोट इन्फेक्शन है। ठीक है, हो जाएगा वो भी 1-2 दिन में कम। हाँ सर। क्या इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर यूजिंग मल्टीनोमियल? में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मल्टीनोमियल कहीं पे भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। yes, सर जब भी रेस्ट्रिक्शन आए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करना है। हाँ इस तरीके से करना है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते थे ना। फॉर्मूला कब लगा सकते थे? जब इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए होते थे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो तब जाके लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑड बोला गया, उसके पहले वाले में इवन बोला गया, उसके पहले वाले में पॉजिटिव बोला गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वहां पे चीजें सोची, ठीक है। यस सर। अब इसी में फिफ्थ वाला पार्ट एक ऐड कर लेना इस क्वेश्चन में। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या ऐड करोगे? अपर लिमिट को भी देख लेते हैं ना कि कब अपर लिमिट को कंसिडर करना होता है। ये जो x1 x2 x3 x4 है वो कौन से सेट में बिलोंग कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 10। मतलब इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 10 10। 10। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 1। 1 ठीक है, तो ये मैक्सिमम 20 तक किसी भी हाल में जा सकते हैं क्या? नहीं। नो सर, नो तो सर। फिर ऐसे क्वेश्चंस में हमें मल्टीनोमियल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिक्टिशियस से जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो सीधा मल्टीनोमियल लगाओ, मल्टीनोमियल से बहुत इजीली तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तो लगाओ मल्टीनोमियल। जब भी अपर लिमिट के ऊपर कोई छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, तो फिर मल्टीनोमियल से जाना। लोअर पे अगर हो रही होती तो हम उसको उधर ले जाके 0 बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट ही 10 है, ठीक। तो इसकी वजह से इसमें मल्टीनोमियल से अप्रोच करो, इजीली आंसर मिल जाएगा। बताओ तो क्या आता है, जल्दी करो। मल्टीनोमियल से सही से देखो, गलत है वो, नहीं मानस।
कितने केसेस बनते हैं बताओ? 2। 2 बनते हैं। कैसे रीड करने जा रहे हैं इसको? 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इन चारों में बांटना है। देख लो, 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इन चारों में बांटना है। किस तरीके से कि उनके पास एटलीस्ट एक जाना चाहिए, क्योंकि देखो चारों की मिनिमम वैल्यू 1 हो रही है, मतलब हर एक के पास एटलीस्ट एक जाना चाहिए। एंड एट मोस्ट, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। लैंग्वेज से पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसी हो सकती थी इसकी? फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into 4 persons such that each person will receive at least one object and at most 10 objects। तो ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती थी अगर पूछा जाता लैंग्वेज में तो, ठीक है। तो इसके आगे लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आगे इसके लिखो रिपीट करो। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट number of ways to distribute 20 identical objects 20 identical objects into 4 persons such that each one will receive at least one object and at most 10 objects, such that each one will receive at least one object and at most 10 objects। हाँ सही है आर्यन। Such that each one will receive at least one object and at most 10। तो मल्टीनोमियल से करो सही से। कुछ तो गड़बड़ है वहां पे ओम, तो पता नहीं दोनों में से अब किसका सही है। मेरे ख्याल से और ये ओम का सही है, आर्यन तुम्हारे इसमें गलती है, एक बार देख लो उसको। ओम का सही है। बाकी लोग भी ट्राई करो, आएगा मल्टीनोमियल, कल ही हमने पढ़ा है, इतनी जल्दी भूलो मत उसको। C4, लेकिन वो C4 नहीं, 19C3 मतलब 19C16 ऐसा कुछ आएगा। 19C16 माइनस, हाँ ये सही आयुष का। 19C16 माइनस 4 इंटू 9C6 में वो ओम के इसमें गड़बड़ थी, उसने 4 लिख दिया था, सॉरी 4 लिखा था या क्या लिखा था, हाँ।
चलो देख लो कैसे करते हैं। क्या करना है हमें, 20 ऑब्जेक्ट्स को बांटना है, तो किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है? x raised to 20. x raised to power 20 20 किसमें? अब ये देखो पहले वाले को क्या क्या मिल सकता है, 1 ऑब्जेक्ट 1 या 2 भी मिल सकते हैं। Yes, sir, मैक्सिमम all कितने 10 मिल सकते हैं? 10। 10 10. ऐसा ही सेम आएगा x2 के लिए, ऐसा ही सेम Yes, आएगा sir. x3 के लिए, और ऐसा ही सेम आएगा किसके लिए, x4 power के लिए। 4 तो इसकी पावर में क्या आ Power जाएगा 4. यहाँ पे 4। क्लियर? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? x to the power 2 x raised to 100. x to the power 4 raised to 4. x टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर में 1 प्लस x स्क्वायर अप टू क्या x की पावर 9। अब ये देखो x की पावर 4 हमें ऑलरेडी मिल गया है, तो बचे हुए में से कौन सी पावर चाहिए होगी? 16 16। 16 4 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो बचा हुआ ये रहा, इसका सम 1 माइनस x की पावर 10 होल की पावर 4, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16। तो ये 1 माइनस x की पावर 10 की पावर 4 एंड 1 माइनस x की पावर -4, ये दो केस ये आएगा यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली दो केसेस, कौन से दो केसेस आएंगे बताओ? x की पावर 10 x raised to 0. x raised to 16. यहाँ से x की कौन सी पावर्स मिलेगी? 10 की मल्टीपल। तो सबसे पहले x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 16। अब उसके बाद यहाँ से x की पावर 10 भी ले सकते हैं, तो यहाँ से x की पावर 6। लेकिन जो अगली पावर आएगी वो 20 आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो 16 से बड़ा हो जाएगा। तो यही दो केसेस। तो पहले केस का आंसर लिखते हैं। तो पहले केस का आंसर यहाँ पे x की पावर 0 का इसकी जनरल टर्म लिख लो, क्या आ जाएगी? 4cr -1 की पावर r एंड x की पावर 10r। ठीक है, हमें x की पावर 0 चाहिए, मतलब r की जगह पे 0, तो 4c0 एंड यहाँ से x की पावर 16 चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से x की पावर 16 का कोएफिशिएंट आ जाएगा 4 + 16 -1c 16। ठीक है, ये पहले केस का आंसर है। दूसरे केस का आंसर, x की पावर 10 चाहिए तो r की जगह पे 1, r की जगह पे 1, तो -1 की पावर 1 -1, तो वो आ जाएगा यहाँ पे -4c1। एंड इसमें x की पावर 6 चाहिए तो 4 + 6 -1c6। तो देख लो कितना आ रहा है, ये 19c16 -4 × 9c6। क्लियर है? yes sir लिख लो इसको। मल्टीनोमियल हम हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना मल्टीनोमियल के फिक्टिशियस से भी कुछ क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं, जैसे कि ये पहले के 3। लेकिन इसमें अब क्या, पहले के 3 में अपर लिमिट के साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट डाल दी गई, रेस्ट्रिक्शन है वहां पे 10 ही हो सकती है, तो हम मल्टीनोमियल से जाएंगे सीधा। बेसिक तरीका होता है, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी, ये आंसर है। जल्दी करो।
क्या if we have to done it by fictitious, what we have to subtract from it? तो उसमें क्या करना पड़ता, फिक्टिशियस से जाते तो इनमें से किसी एक को हमें 10 या 10 से बड़ा नंबर देना होता और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना होता, ठीक है। यस सर। टेन नहीं दे, 10 से बड़ा नंबर देखिए, जैसे मान लो x1 को तुमने 11 दे दिया, फिर बाकी तीनों का सम कितना आ रहा है 9, उसको सॉल्व करते हैं। x1 को तुमने कितना ले लिया, फिर उसके बाद 12 ले लिया, इस तरीके से डील करते हो उसको। मल्टीनोमियल बढ़िया है, कर लो इससे सीधा। हो गया, लिख लिया ये। सर जब लिमिट आती तब ये यूज Yes. करते हैं। हाँ मतलब अपर लिमिट के साथ कुछ होता है तब। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमें चाहिए। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन -2, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, w ग्रेटर देन 0। तो सोच समझ के बताओ। तो डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या फिक्टिशियस वाला रिजल्ट, वो n प्लस के -1 वाला? No, sir. नो सर। हमें यहाँ पे हर एक की लोअर लिमिट क्या बनानी होगी, 0। सेम मतलब वो वेरिएबल जैसे ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू भी चाहिए, ठीक है, वहां पे ये मत भूलना, सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं। जैसे यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, जैसे यहाँ पे ये ऐसी चीजें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली, बाकियों को भी उस फॉर्म में ले आओ, जल्दी करो। नहीं आ रही, नहीं गलती है वहां पे, ठीक है, ध्यान से देखो। आंसर आएगा 22C3। सर W का क्या करना है, वो ही नहीं समझ। अब यहाँ पे 0 ये हो सकता है क्या w, बताओ। सर -1 कर देंगे लेफ्ट राइट साइड रुको, को। पहले रुको, w 0 हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, तो कौन सी नहीं। इंटीग्रल वैल्यू से उसकी शुरुआत होगी? 1। 1 से। तो ये लिख लेना उसकी जगह पे, हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए ना, तो w 0 तो नहीं हो सकता है, वो 1 या 1 से बड़ा इंटीजर ले सकता है, तो w ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। वैसे ही y के लिए भी करना पड़ेगा हमें, y क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1।
आ गया सर। आ गया? यस सर आ गया। यस सर, वो y का है ना, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू -2 देखा इसलिए रहा हूँ। इक्वल टू पहले लाना पड़ेगा, तो कैसे लाया जाएगा, क्लियर है? यस बाकी लोग भी जल्दी ट्राई करो और बताओ। 22C3 आंसर है इसका, 22C3। मल्टीनोमियल की प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, ठीक है? कितने लोगों का आ रहा है 22C3? 4 5 6, बस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बातें करने के लिए भी अब कोई नहीं घर पे, तो सॉल्व तो करो। क्लास में तो चलो बातें करने के लिए होता था, तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता था सॉल्व करने का। अब तो सॉल्व करो। अच्छा पवन, हो क्या तुम? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही पवन आज। ये देख लो, सबसे पहले लोअर लिमिट को क्या बनाना है, 0। तो पहले वाले में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस किसको कंसीडर करना है, इन तीनों को। जैसे यहाँ पे -1 है, उधर लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 उधर लेके चले जाएंगे। माइनस तो इसकी जगह पे क्या ले लेंगे अब, T1 एंड T3। तो ये T1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, T2 भी एंड T3 भी आ जाएगा, ठीक है? X तो ऑलरेडी है ही, तो Y की जगह पे क्या पुट करेंगे? T1 -1 T1 -1 T1 -1, X तो एज इट इज ही, इसकी जगह पे T1 -1, इसकी जगह पे T2 +1 तो x प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो ये रहा फॉर्मूला, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 22C3। क्लियर? यस सर। देखो इसको जल्दी। तो लोअर लिमिट को कैसे 0 बनाया जाएगा, क्लियर है? यस सर। यस सर फॉर्मूला कब लगाते Yes, हो, sir. 2-3 चीजें ध्यान रखना इसमें। अपर लिमिट में चेंजेस होते तो मल्टीनोमियल, जल्दी लिख लो। थोड़ा बाकी है बेटा नचिकेत, ठीक है? अभी कुछ फिक्टिशियस के क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बाकी है, उसके बाद ये खत्म होगा। आज सोचा था हो जाएगा, मैं 2 घंटे के हिसाब से बोल रहा हूँ हमेशा, हर दिन। मुझे लग रहा है 2 घंटे की क्लास है, अगर 2 घंटे की आज क्लास होती तो खत्म हो जाता, सर लेकिन अभी तो शुरू होती है और खत्म हो जाती है क्लास। हाँ वही शुरू होती ही खत्म हो भी गई, खत्म। हाँ, देखो सर। 8 मिनट बाकी बस।
यस डिस्कशन ही होता है बस। हाँ भाई, चलो कोई नहीं, हो गया ये। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस ध्यान रखना, पॉजिटिव नॉन निगेटिव अलग अलग चीजें होती है। तो पॉजिटिव बोलते हैं लोअर लिमिट 1 होती है, उसको 0 बनाना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ this x plus y plus z plus w is equal to -20, इसके नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगा सकते थे, जब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला गया है, या सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे तो बोल रहा है नेगेटिव, तो पहले क्या करेंगे बताओ। नॉन नहीं नेगेटिव बेटा, करेंगे। माइनस। Upper limit -1 is हाँ 19C3 इसका आंसर है। ये देख लो, सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए उस फॉर्म में लाते हैं। तो क्या करेंगे, -T1। तो ये बताओ T1 की कैसी वैल्यू लेनी होगी हमें, बोलो। पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीग्रल। ठीक है, या तो ऐसे करो, नेगेटिव। ये x1 की हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ताकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, निगेटिव। क्लियर। फिर ऐसे ही y की जगह पे -x2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये पुट कर देते हैं पहले यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 20, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ से हट गया। क्लियर है। अब इसके कैसे सॉल्यूशन चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। नेगेटिव negative इंटीग्रल। सोच समझ के बताओ, Positive. सोच समझ के। पॉजिटिव हमें जीरो इसके बनाए। निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे, निगेटिव। तो ये जो x1 है ना, ये 0 नहीं हो सकता है, 0 होते ही क्या हो जाएगा, x0। तो क्या वो निगेटिव है क्या, 0 नहीं है ना। नो। नहीं। मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मींस इस इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे अब। ठीक है, क्योंकि इसके निगेटिव चाहिए, हमने ये -x1 -x2 -x3 -x4 ले लिया। अब ये x1 यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हो सकता है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, x निगेटिव y निगेटिव आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हम लोग इनको। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी जो लोअर लिमिट है वो 1 1 1 है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला तो अब नहीं लगा सकते, तो उसको 0 बनाओ। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया है तो डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, क्या है ना, 19C3। 19 क्लियर है कैसे अप्रोच करना है, निगेटिव अगर रहेगा तो। यस Yes, सर। Yes, sir. हाँ, अगर यहाँ पे बोला जाता नॉन पॉजिटिव बोला जाता, तब तो आंसर 23C3 था, क्योंकि नॉन पॉजिटिव मतलब क्या, जो पॉजिटिव नहीं हो रहे, मतलब वो 0 या तो निगेटिव होंगे, मतलब यहाँ पे x1 0 आ सकता है, x2 0 आ सकता है, x3 x4 0 आ सकता है, अगर नॉन पॉजिटिव बोला गया होता तो। लेकिन यहाँ पे निगेटिव बोला गया है, तो ये 0 नहीं हो सकते हैं, ये बस 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, x1 x2 x3 x4। तो इस इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो लोअर लिमिट 1 1 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करके फॉर्मूला। क्लियर। yes, sir.
Yes, किसी sir. को कोई डाउट इसमें? कैसे नेगेटिव भी पूछा जाएगा तो हम उसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। किसी का लिखना बाकी है क्या? नो सर। No, No, sir. sir. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स एक बार आज फिर से देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे। फिक्टिशियस का 1-2 क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखेंगे एंड 2-3 ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स खत्म। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर नॉन पॉजिटिव पूछा गया होता तो 23C3 23, अगर नॉन पॉजिटिव पूछा गया होता तो 23C3 ये आंसर आता। ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। चलो ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अब। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, धन्यवाद. sir. Thank you, sir. हाँ। Thank you, sir.